we will know self and personality. What is self? We will know that what is self. Self क्या है? तो अपने बारे में जानना, अपने बारे में एक्सप्लेन करना, यही सेल्फ है. वाट से अबाउट योर सेल्फ हम लोग बोलते हैं. तो जैसे कि आई एम सुप्रीति, आई लिव इन पटना, आई बिलीव इन गॉड, आई लव टू मीट विथ अदर पर्सन्स. इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो हमारे सेल्फ के बारे में. तो सेल्फ के बारे में कोई भी बता सकता है कि उसे क्या अच्छा लगता है, वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है. तो यही सेल्फ है. खुद के बारे में जानना, खुद के बारे में बताना, ये सेल्फ है. एंड व्हाट इज़ पर्सनालिटी? तो जो खुद के बारे में लोग बोले वो सेल्फ है, और जब दूसरे उसके बारे में बताए तो वो पर्सनालिटी है. कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ क्या है? जब अपने बारे में कोई कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो वो सेल्फ है. जैसे मुझे घूमना अच्छा लगता है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. इस तरह से बहुत सारे जब हम कॉन्सेप्ट अपने बारे में बनाते हैं तो वो सेल्फ कॉन्सेप्ट है. इसे बनाने में हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स और अदर पर्सन्स का भी सिग्निफिकेंट रोल होता है. ये दो तरह का होता है, पर्सनल आइडेंटिटी एंड सोशल आइडेंटिटी. तो पर्सनल आइडेंटिटी जैसे कि आई एम सुप्रीति, आई बिलीव इन गॉड. तो इस तरह से ये मेरा पर्सनल आइडेंटिटी हुआ. और सोशल आइडेंटिटी क्या हुआ? जैसे कि आई एम एन हिंदू, आई एम ए हिंदू, ही इज़ ए मुस्लिम, ही इज़ एन आदिवासी, ही इज़ ए ब्राह्मण. इस तरह का जो आइडेंटिटी हमें मिलता है ये सोशल आइडेंटिटी होता है. उसके बाद सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट. तो सेल्फ सब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज होता है. जैसे कि आई एम ए सिंगर, मैं एक सिंगर हूँ, तो यहाँ पर सिंगर जो है वो सब्जेक्ट है. पर जब हम बोलते हैं कि आई एम द पर्सन हु गेट हर्ट्स वेरी ईजीली, मैं वो पर्सन हूँ जो बहुत ईजीली हर्ट हो जाती हूँ, तो यहाँ पर हमारा सेल्फ ऑब्जेक्ट बन जाता है. उसके बाद काइंड्स ऑफ सेल्फ. तो सेल्फ भी पर्सनल सेल्फ होता है, सोशल सेल्फ होता है एंड फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ होता है. पर्सनल सेल्फ वो होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है. इसे बायोलॉजिकल सेल्फ कहते हैं. जैसे पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल एवरीथिंग बिलीव इन पर्सनल, फॉर पर्सनल आइडेंटिटी. दूसरा सोशल सेल्फ, जहाँ पर कि कोऑपरेशन, यूनिटी, एफिलिएशन, सैक्रिफाइस, सपोर्ट, शेयरिंग, ये सब की भावना जब उनमें आती है तो उसे सोशल सेल्फ कहा जाता है. और फैमिलियल सेल्फ, जब व्यक्ति फैमिली के लिए कुछ करता है, जैसे जेंट्स लोग काम करते हैं बाहर ताकि हम उनकी फैमिली खुश रह सके, तो इसे फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ कहते हैं. उसके बाद हम लोग जानते हैं कि कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ. कॉग्निशन मीन्स होता है समझ. तो जब हम लोग सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं समझ करके, किसी इन्वायरमेंट के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में, जो अपना पर्सनल थॉट होता है, नॉर्म्स होता है, वैल्यूज़ होता है, उसको समझ करके जब हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं तो उसे सेल्फ कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव कहा जाता है. एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ, जब हम लोग कुछ बिहेवियर के द्वारा जब एस्पेक्ट बनाते हैं तो उसे बिहेवियरल एस्पेक्ट कहते हैं. ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. जैसे हम लोग सोचते हैं कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हूँ, पर वहाँ पर भी हम सोचते हैं कि उसमें भी मेरा मैथमेटिकल जो स्किल है वो काफ़ी अच्छा है. और निगेटिव एस्पेक्ट में हम सोचते हैं पढ़ाई में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, पर स्पोर्ट्स मेरा काफ़ी अच्छा नहीं है, या पेंटिंग मेरा बहुत अच्छा नहीं है. तो इस तरह से कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ उसे कहा जाता है. उसके बाद आता है सेल्फ इस्टीम. सेल्फ इस्टीम मतलब आत्मसम्मान. आत्मसम्मान तो सबसे ज़रूरी है, और ये बहुत लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, बहुतों में बहुत कम, और बहुत को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है.
तो सेल्फ इस्टीम अपने वैल्यूज़ को, अपनी बातों को, अपने थॉट को वैल्यू करना, यही सेल्फ इस्टीम है। कुछ लोगों में बहुत हाई सेल्फ इस्टीम होता है। तो इस तरह से और बताया जाता है कि 6 से 7 साल तक में व्यक्ति में सेल्फ इस्टीम की भावना डेवलप हो जाती है। जैसे आप लोग बोलते हैं ना हम लोग कि आप हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, मेरा भी कुछ आत्मसम्मान है, मेरी भी कोई इज्जत है, यही सेल्फ इस्टीम है। तो 6 से 7 साल तक में ये डेवलप हो जाता है। 4 तरह का सेल्फ इस्टीम होता है: एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, फिज़िकल एथलेटिक कॉम्पिटेंस एंड फिज़िकल अपीयरेंस। तो एकेडमिक मतलब पढ़ाई में वो कैसा है ये पता चलता है। सोशल कॉम्पिटेंस मतलब सोसाइटी में उसका क्या मतलब सोसाइटी के अनुसार उस में कॉम्पिटेंस है कि नहीं। वो फिज़िकल एथलेटिक मतलब कि वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा है या नहीं है। और फिज़िकल अपीयरेंस तो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसमें ये सब चीज़, 4 चीज़ की भावना डेवलप होती चली जाती है। और इसमें देखा जाता है कि पेरेंट्स का भी काफ़ी रोल होता है। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को हर बात पर सपोर्ट करते हैं, उनका बच्चा में सेल्फ इस्टीम कम होता है। जैसे कि कहीं भी गया, बच्चा अगर डिमांड कर रहा है मुझे खिलौना चाहिए, तो वो तुरंत उसे दिला देते हैं और उसे ये सोचने का मौका नहीं देते हैं कि ये चीज़ उसके लिए अभी ज़रूरी है या नहीं है। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों में डिसीज़न लेने की क्षमता डेवलप नहीं होने देते हैं, हर बात उसकी पूरी करते हैं, तो उसका सेल्फ इस्टीम कम होता है। बजाय उनके जिनके माँ बाप अपने बच्चों को डिसीज़न लेने देते हैं, उनका सेल्फ इस्टीम काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद होता है सेल्फ एफिकेसी। तो सेल्फ एफिकेसी में क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो सोचते हैं कि यह काम या तो मेरे चलते हुआ है या फिर या लक के द्वारा या फेट के द्वारा या किसी अन्य सिचुएशनल फैक्टर्स के द्वारा हुआ है। इसे ही सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी को बांदुरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी के द्वारा बताया था। उन्होंने बताया कि चिल्ड्रेन जो होते हैं वह एडल्ट से उनके व्यवहार को ऑब्ज़र्व करके और इमिटेट करके सीखते हैं। सेल्फ एफिकेसी जो होता है वो भी मतलब बहुत सारे सोसाइटी में आप देखे होंगे कि जो पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स के चलते भी ये एफिकेसी लोगों में डेवलप होते हैं। जो जिनका पेरेंटिंग सही रहता है वो किसी भी चीज़ को अपने ऊपर दोष देते हैं। अगर सही हुआ तो भी उसका कारण हम हैं, और अगर गलत हो रहा है तो उसका कारण भी हम ही हैं। तो इसे सेल्फ एफिकेसी कहते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब मैच जीत जाता है धोनी या विराट कोहली, तो उन लोगों का जब स्टेटमेंट सुना जाता है तो वो बोलते हैं कि मैच अगर जीत गए तो इसका कारण बॉयज़ है, और अगर हार जाते हैं तो उसका कारण मैं हूँ। तो ये उनमें सेल्फ एफिकेसी की भावना काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद आता है सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन में क्या होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं और मान लीजिए वो काम सही नहीं हो रहा है, तो हम उसमें सिचुएशन को दोष नहीं देते हैं, बल्कि अपने आप को दोष देते हैं और सेल्फ कंट्रोल रखते हैं, और हम उस चीज़ को और अच्छे तरीके से करके उसको रेगुलेट करते हैं ताकि वो काम हमारा और अच्छे से हो सके। जैसे यूट्यूब वीडियो ही बना रहे हैं और उसमें बहुत व्यू नहीं जा रहा है, तो हम बोलते हैं कि पता नहीं आजकल लोग देखते नहीं हैं, ये हमारा जो चैनल है वो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के पास नहीं जा पा रहा है, या कोई डाउनलोड कर ले रहे हैं। बहुत तरह की एक्सक्यूज़ देने के बजाय हम डेली उसमें रेगुलेट करते हैं कि हमारे में ही कुछ कमी है और उसको हम और भी अच्छे तरीके से बना करके प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसे ही सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है। इसको सेल्फ इंस्ट्रक्शन के द्वारा या सेल्फ रेनफोर्समेंट के द्वारा हम सही कर सकते हैं। इस तरह से सेल्फ एंड पर्सनालिटी जो होता है वो जब
उसके बाद आता है कल्चर एंड सेल्फ। तो सेल्फ जो है वह कल्चर पर भी डिपेंड करता है। कल्चर जैसे हमारा इंडियन कल्चर है, जहाँ पर कि माँ बाप और बच्चे सब साथ रहते हैं। शादी होने के बाद भी माँ बाप अपने बच्चों के साथ ही रहते हैं, ये हमारा कल्चर है। पर फॉरेन में ये कल्चर नहीं है, सब लोग अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो वो वहाँ का कल्चर है। तो इस तरह से कल्चर पर सेल्फ बहुत अधिक डिपेंड करता है। कल्चर के अनुसार ही व्यक्ति मतलब अपना व्यू भी बना लेता है। ये हम लोग बहुत सारे उदाहरण में हम लोग को देखने को मिल जाएगा। अपने आसपास भी आप देखेंगे तो देखने को मिल जाता है कि हमारा कल्चर हम पर कितना अधिक इफ़ेक्ट डालता है। तो इस तरह से हमारा सेल्फ एंड पर्सनालिटी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली। और अगर अच्छी लगे तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि मैं साइकोलॉजी का आप लोग को अच्छा से अच्छा वीडियो बना करके दे सकूं। थैंक यू।